वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के लिए वीडियो पार्ट 65 है और TPA का ये पार्ट 3 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का YouTube के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। और व्हाट इज परपेचुइटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14? Sir, perpetuity means an indefinite period.
So when we talk about section 14, it means that property should not be transferred in such a way that it becomes not inalienable in future by creating remote future interest. बिल्कुल ठीक। थोड़ा और बढ़िया भी कहा जा सकता है इसको। एक तो तुम्हारा आंसर थोड़ा लंबा हो गया, हाँ 2-3 लाइन का हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज परपेचुइटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14, तो लिखो शॉर्ट आंसर। yes sir. मेकिंग प्रॉपर्टी inalienable for an indefinite period. ये कैसा है आंसर? डायरेक्ट हिट करेगा सर। है शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्पी। जितना पूछा जाए उतना ही। ज्यादा बोलने में डेंजर क्या है कि कुछ इधर उधर मिसमैच हो गया शब्दों का, तो फिर उसका प्रसाद भी चखना पड़ेगा हम लोगों को। काउंटर क्वेश्चन आएंगे उनके तरफ से। काउंटर क्वेश्चन आएंगे या नहीं आए तो शायद आपका निगेटिव असेसमेंट हो जाए, कम नंबर मिल जाए। तो जरूरत से ज्यादा बोलना वहाँ समझदारी नहीं कही जा सकती। तो हमने इसीलिए मतलब आंसर आपको कैसे देना है, तो इसीलिए मैं आंसर जस्ट टू सेट सम एग्जांपल्स, मतलब एक एडवाइजरी के एग्जांपल तो मैंने, आई नेवर बिलीव इन सेटिंग एग्जांपल्स, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी एंड एवरेज मैन। तो जस्ट एक एडवाइजरी के तौर पे कुछ आंसर्स मैं भी देने का, अगर पढ़ाते पढ़ाते हमको भी लगता है कि हम भी स्टूडेंट हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। क्या लिखा आप पढ़ के एक बार सुना दो। मेकिंग प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। हाँ, तो अब देखो ट्रांसफरर अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकता। He may create successive interest one after another. By this way, party can be tie up for indefinite period, resultantly making the party inalienable for many years. To rule against perpetuity, this is a rule against remote vesting. इसको वो भी हम लोग कह सकते हैं, दिस इज रूल अगेंस्ट, मतलब वेस्टिंग ऑफ पार्टी कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड फॉर द पीरियड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड which can be postponed for a party to vest? Sir, life interest, termination of life interest and the minority of the ultimate beneficiary. हाँ, तो इसेंशियल्स एक बार जरा हम लोग रिवाइज कर ला कि सेक्शन 14 के लिए देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और वो है कि ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। जिसे अनबॉर्न पर्सन को कौन सा इंटरेस्ट, पार्शियल इंटरेस्ट दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। No, sir. जब भी देंगे हम लोग अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही देंगे। तो ये कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 13 में। हाँ, तो जब भी if an interest for the benefit of unborn person is to be created, that could be created only of the absolute interest. Absolute interest is the entire interest, whole of the interest. और तो सेक्शन 14 के हिसाब से who is the ultimate beneficiary? The person for whose benefit the property has been transferred to the ultimate benefit, to the living person. हाँ, तो अगर अनबॉर्न पर्सन है तो वेस्टिंग
of interest to that person ultimate beneficiary at present sir. unbound है, तो that vesting of interest should be preceded by life or limited interest of the living person. Yes, sir. ये नेक्स्ट, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसका एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है. प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन फॉर ए सिंगल मोमेंट विदाउट इट्स ऑनर. ए प्रॉपर्टी हैज टू कंटेन इट्स प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर. तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी must come into existence before the death of the last preceding interest holder. क्या ऐसा कहा जा सकता है? हाँ, यही है सर. हाँ 13 के अकॉर्डिंग यही है. हाँ. और vesting of interest in favor of ultimate beneficiary cannot be postponed beyond the life of living person plus minority of ultimate beneficiary. ये है मतलब what is the maximum period for which vesting can be prevented. Yes, sir. क्या है बताओ? Sir, life of the last living person holding property for life and minority of the ultimate beneficiary. और there must not be any interval between termination of interest of life interest holder and the ultimate beneficiary. गैप नहीं होना चाहिए. अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस. और इसको मैक्सिमम पॉसिबल रिमोटनेस, क्योंकि दूर हो गया वेस्टिंग तो इसलिए रिमोट शब्द का प्रयोग करते हैं. तो मैक्सिमम परमिसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग अगर कहा जाए तो लाइफ ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट प्लस पीरियड ऑफ माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी. क्या ऐसा कहा जा सकता है? हाँ सर. इसमें वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू अल्टीमेट बेनिफिशियरी किस तरह का इंटरेस्ट होगा, वेस्टेड या कंटिजेंट? सर आपके क्वेश्चन फिर से पहला लाइन क्या कहा सर? Vesting of property to ultimate beneficiary in terms of section 14 at present in present किस तरह का इंटरेस्ट है? सर सेक्शन 14 के बारे में बात करेंगे तो वो कंटिजेंट इंटरेस्ट होगा. यस यस एग्जैक्टली. और जैसे ही अनबॉर्न पर्सन का जन्म हो गया तो कौन सा इंटरेस्ट हो जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट. यस करेक्ट. सेक्शन 14 का एक्सेप्शन क्या है? सर ट्रांसफर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ये एक्सेप्शन है. दूसरा एक्सेप्शन पर्सनल अग्रीमेंट्स जिसमें आपके मॉर्गेज वगैरह, चार्ज वगैरह, कॉवेनेंट्स ये सब आते हैं. करेक्ट. और उसके बाद 15 वगैरह और 16 वगैरह से इंटरव्यू में पीटी में यदा कदा या मतलब इंटरव्यू पर्सन पर्पज से वो अब सीधे हम लोग आएंगे सेक्शन 17 पे. यस सर. डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन. यस तो सर. ये क्या है? रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन. व्हाट इज एक्यूमुलेशन? The accumulation here is in context with the income of the property. अब मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी और शर्त लगा दिया कि 5 सालों तक इसका रेंट हम लेंगे. हाँ. तो डेट इज एक्यूमुलेशन, मतलब प्रिवेंटिंग द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. क्या कह सकते हैं ऐसा? ये सर यही है. It's a condition restraining the enjoyment of the property. हाँ. और इसमें जो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर एक्यूमुलेशन? Sir, life of the transferor or a period of 18 years, whichever is longer. हाँ हाँ. और इसका कुछ एक्सेप्शन भी है. Yes, sir. क्या है?
So, एक है payment of debts that has been incurred by the transfer or any person interested in it. Second, raising portions. और तीसरा है for the benefit of the रेजिंग property. पोर्शन क्या होता है? Sir, raising portion का मतलब होता है maintenance of the children or remote issues of the transfer or any person interested in the contract. हाँ, और तीसरा क्या एक्सेप्शन है? Maintenance of the property, sir. हाँ, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। और 18 जो है वो स्पेसिफिकली कहता है कि प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। तो उस कंडीशन में रूल गिवन अंडर 14, 16 एंड 17 विल नॉट अप्लाई। Yes, sir. अब सीधे वेस्टेड इंटरेस्ट, मोस्ट वाइटल, खूब पूछा जाता है। व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट? Sir, interest would be vested if the transferee gets that interest immediately as soon as the transfer is complete. हाँ, इट मे बी आइदर एब्सोल्यूट और पार्शियल। और व्हाट इज कंटीजेंट इंटरेस्ट? Sir, interest is contingent when the transferee would get that interest on the happening or non-happening of an uncertain future event. वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। इसको रिवाइज किया अभी नहीं बैठ कर? लग रहा है कि जस्ट मुझे कैसे एहसास हो गया, क्योंकि द वे यू आर आंसरिंग दैट इज परफेक्टली करेक्ट, तो इसलिए ऐसा लग रहा। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इन प्रेजेंट ही होता है या इन फ्यूचर होता है? In present होगा सर। यस, और प्रेजेंट और गारंटीड राइट होता, बिकॉज इंटरेस्ट वेस्ट, प्रेजेंट एंड गारंटीड राइट। और उसी प्रेजेंट एंड गारंटीड राइट को टर्मिनोलॉजी है प्रेजेंट फिक्स राइट कहा जाता है। मुल्ला की किताब है, ये देखो, नहीं दिख रहा है। हाँ, वाह। तो वो यूज किया गया और उसके बाद से ये हर लॉ बुक में लिखा गया है। प्रेजेंट फिक्स राइट। वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल? वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है सर। क्यों ट्रांसफरेबल होता है? कंप्लीट है, इट इज अ प्रेजेंट। हाँ, वेट कंप्लीट, प्रेजेंट फिक्स्ड राइट है। हाँ, और ट्रांसफरेबल है तो हेरिटेबल भी होगा। ए थिंग कैन नॉट बी हेरिटेबल अनलेस इट इज ट्रांसफरेबल, क्या कह सकते हैं? हाँ, हमने क्या कहा, फिर से बोलो। a thing cannot be heritable unless it is transferable. बिल्कुल, मतलब सारी चीजें वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। तो ये ऐसी चीजों से जब ऐसी चीजें आप बोलोगे तो ऐसी चीजें हिट करती हैं और वहां पे लोग रुकते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 को पढ़ दो। Where on a transfer of property, an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appears in the terms of the transfer. अगर मैं कहूँ Yes, sir. ए ने प्रॉपर्टी बी को दिया और बी के Yes, sir. डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, Yes, sir. तो जो सी का इंटरेस्ट है कंटिजेंट है या वेस्टेड?
vested है sir. हाउ? वो तो डिपेंडेंट है कि बी का डेथ होगा, तो हाउ वेस्टेड हो गया? क्योंकि सर vested the transaction, the transfer of property is depends upon the condition which is bound to happen. Must nature का है sir. हाँ, परफेक्ट. This is a दिस इज द परफेक्ट. मतलब 3 तरह के सिचुएशन में वेस्टेड इंटरेस्ट एराइज होता है, क्रिएट होता है. पहला, इफ नथिंग हैज बीन सेट इनटू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, कि व्हेन इंटरेस्ट देयरइन क्रिएटेड वुड वेस्ट. अगर कुछ नहीं कहा गया है तो नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड एज टू व्हेन द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू टेक इफेक्ट. कोई ट्रांसफर हो रहा है और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कब इंटरेस्ट वेस्ट करेगा. मतलब वेस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी इमीडिएट और कैन बी एट ए फ्यूचर डेट. तो अगर मैं पूछूं टेढ़ा सा क्वेश्चन, कैन there be vested interest if the vesting is postponed for some period? हो सकता है सर. यस, बिल्कुल. और जो पहले वाला उदाहरण कि ए ने बी के फेवर में, बी के डेथ पे सी को जाएगी, तो डेथ इज द सर्टेन इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन. कंटिंजेंट इवेंट की खासियत है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की कि कंटिंजेंट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट, बट द इवेंट इज देयर अनसर्टेन. मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट इज द कंटिंजेंसी. लिख लो इसको डायलॉग के तौर पे, अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट. Yes sir. Uncertainty of event. Itself is its contingency. Yes sir. इसको थोड़ा सा एक शब्द मुझसे भी छूट गया, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट. हाँ. वो फ्यूचर शब्द मुझसे भी छूट गया डिक्टेशन में. तो जब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे तब आपने कहा था अनसर्टेन को फ्यूचर ऐड करके करने को. हाँ हाँ वो ये क्योंकि जब कंटीजेंट इंटरेस्ट है अनसर्टेन फ्यूचर. हाँ हाँ हाँ. तो जो फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है तभी वो कंटिंजेंट होगा, और फ्यूचर इवेंट सर्टेन है तो कंटिंजेंट नहीं होगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा. जैसे कि डेथ इज सर्टेन, यस सर. तो देयरफॉर सी का इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया. तो 3 कंडीशन है सेक्शन 19 में कि जब कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, या ये स्पेसिफाइड है कि इंटरेस्ट क्रिएटेड शैल टेक इफेक्ट इमीडिएटली. दूसरा कंडीशन. और तीसरा कंडीशन, इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू टेक इफेक्ट अपॉन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, and happening of that event is must. So what are 3 conditions prescribed for vesting interest under section 19? Sir, first condition is that vesting of interest is vested if it is specified and it would take effect immediately. If it is not specified as to when it is to take effect, and thirdly when it is to take effect on the happening of a condition which is bound to happen, which must happen. Yes. और वेस्टेड इंटरेस्ट के बाद 20 वगैरह इंटरव्यू के लिए नहीं. और व्हाट इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट? Sir, interest is contingent when the transferee would get that interest on the happening or non-happening of an uncertain future event. हाँ, contingency itself means uncertain future event. Yes sir. लिख लो इसको, contingency. ये शॉर्टकट है एक
कंटिजेंसी इटसेल्फ में, इसलिए इंटरव्यू में नहीं बोलना इटसेल्फ मीन्स, वो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगा. कंटिजेंसी मीन्स अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. Yes, sir. कंटिजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है या नहीं होता? Sir, non-heritable होता है. यस. और कंटिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है? Non-transferable है, sir. हाँ. और कंटिजेंट इंटरेस्ट नॉन ट्रांसफरेबल है, या नॉन ट्रांसफरेबल सिर्फ वही है जो सेक्शन 6 में बताया गया है? ट्रांसफर कर सकते हैं सर, लेकिन जो टाइटल होगा ट्रांसफर का वो डिफेक्टिव होगा. वो परफेक्ट नहीं होगा. हाँ. लाल पेन से लिखो, यहाँ मिस्टेक किया. यस सर. कंटिजेंट इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड यस सर. since contingent interest is uncertain interest, since contingent interest is uncertain interest, therefore an interest created in favor of transferee therefore an interest created in favor of transferee therein यस सर. would not give him यस सर. the perfect title. यस सर. यहाँ पे मुझे एक बात और बोलने का मन कर रहा है, मतलब पढ़ाई बंद करके. पहले तो लोग मेरे पे हंसते थे, आज भी हंसते हैं कि अरे वो मॉक थोड़ा ही करवाता हो, तो मॉक में पढ़ाता है. तो अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, तो अब तो और भी हंसेंगे कि अरे भैया वो मॉक क्या कराता हो, तो पढ़ाता है, डिक्टेटिव कराता है. तो जिनको हंसना है हंसते रहे. मतलब मॉक पे पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे कि वैसा कहीं मॉक होता है, इसीलिए सब डिक्टेशन करते वक्त हंस रहे थे. तो इट वाज द रीजन व्हाई आई वाज लाफिंग व्हाइल आई वाज डिक्टेटिंग. कि अब तो और भी उछलेंगे. पहले ही वो परेशान थे कि वो मॉक में पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, टीचिंग करता है, ट्रेनिंग देता है. से ऐसा कहीं थोड़े मॉक होता है. मॉक का ये नियम थोड़े है, वो लोग नियम कानून वाले हैं. तो अब तो मॉक में हम डिक्टेशन भी दे रहे हैं. यस सर. तो अच्छा, एनीवे, टेक इट इनटू ए पॉजिटिव वे. मैं उन पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ भैया, वो सोचते रहे हमारे बारे में. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे बारे में सोचते हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट इंटरेस्ट एंड स्पेस सक्सेसनेस? पहले हम लोगों को नंबर 1 कि एलिनेशन इज ऑलवेज कंडेमनेबल. सॉरी, एलिनेशन में बोल दिया. इन एलिनेशन is always condemnable because it results into death of the party. Yes, ये sir. पार्टी को इन एलिनेशन जो है, प्रॉपर्टी को
यूजलेस बना देता है। इन एलिनेशन ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत एसेंशियल नहीं, अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ, इन एलिनेशन इज टोटली अगेंस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। इन एलिनेशन इज टोटली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। Law always discourages Yes, sir. लॉ किस चीज को डिस्करेज करता है? एलिनेशन को, इन एलिनेशन को। इनएलिनेशन को सर। कंप्लीट कर लो। लॉ ऑलवेज डिस्करेजेज इन एलिनेशन। यस सर। लेकिन हम लोग कानून को, कानून कहा जाएगी क्या कानून है, तो कानून किंतु परंतु का सब्जेक्ट है, इफ एंड बट। तो सेक्शन 6 हम लोगों को बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टी कैन नॉट बी एलिनेटेड। बार अपॉन ट्रांसफर है, 6A से लेके स्टार्ट होता है, वो हम लोगों ने सेक्शन 6 को किया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कंटिजेंट इंटरेस्ट इज आल्सो ट्रांसफरेबल। स्पेस सक्सेसनेस, क्या हम कह सकते हैं कि इट इज इनटू द नेचर ऑफ ए कंटिजेंट इंटरेस्ट? सर स्पेस सक्सेशन इज तो नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन वो भी हाँ अन फ्यूचर इवेंट है। सवाल जो पूछा गया उस पर पहले फोकस करो। Yes, sir. स्पेस सक्सेसनेस इज आल्सो फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट। क्या स्पेस सक्सेसनेस को हम लोग फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट कह सकते हैं? यस सर। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हाँ। कंटिजेंट इंटरेस्ट को भी क्या हम लोग फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट कह सकते हैं? हाँ। वेस्टेड इंटरेस्ट को कहते हैं प्रेजेंट फिक्स इंटरेस्ट। यस सर। तो both are contingent interest and space successness, both are future possible interest। तो इन दोनों में क्या अंतर है? सर प्रोबेबिलिटी जो है ना कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में कम है और स्पेस सक्सेशन में ज्यादा है। पॉसिबिलिटी सर। दोनों में पहले सिमिलरिटी बिटवीन कंटिजेंट इंटरेस्ट एंड स्पेस हेडिंग दो लिखो इसको। Similarity between contingent interest and space successness। यस सर। पहला पॉइंट लिखो, both are future possible interest। दूसरा लिखो, there is possibility or chance into the both। और तीसरा लिखो, there is no present fixed interest in both। और उसमें स्पेस सक्सेसनेस, यस सर। स्पेस सक्सेसनेस का जो पॉसिबिलिटी है, लेसर किस में है, स्पेस सक्सेसनेस में या कंटिजेंट में? कंटिजेंट में सर। स्पेस सक्सेसनेस
को अगर पार्टी मिल जाती है तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट? उसका वेस्टेड हो जाएगा सर। और स्ट्रांग होगा, कम मतलब परफेक्ट टाइटल हो जाएगा। हाँ। तो लिखो एक लाइन को लाल पेन से। एक सर। यस सर बोलिए। वेस्टिंग इनटू कंटिंजेंट इंटरेस्ट vesting into contingent interest, degree of possibility is lesser than compared to space successness। यस सर। तो लेसर किस में है, कंटिंजेंट में या स्पेस सक्सेसनेस में? कंटिंजेंट में सर। लेसर कंटिंजेंट में है, क्यों? सर वो दो चीज पर डिपेंड ही करता है, या तो हैपनिंग है। प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके पिताजी की पार्टी कोई अदरवाइज रीजन नहीं है तो आप ही को मिलेगी, है? हाँ हाँ। आपके पिताजी की पार्टी कोई वैसा मतलब कोई बहुत मेजर रीजन नहीं है तो आप ही की मिलेगी। हम लोग उदाहरण भी देते हैं ना कि किसका है ये सब सब कहते हैं ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस सक्सेसनेस इज मोर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज लेस देन स्पेस। तो यही इन दोनों में अंतर है, चांसेज ऑफ पॉसिबिलिटी। समझ गए? ये वो पिताजी वाला कैसा लगा उदाहरण समझने के लिए? तो एकदम मस्त है। हाँ, तो स्पेस सक्सेसनेस में पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टिंग इज लिटिल हायर अनलेस देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन। अब आपके पिताजी ने आपको छोड़ के किसी और को विल कर दिया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली स्पेस सक्सेसनेस को ही मिलेगा, ये तो है ना। तो इसको अगर आप लाइटर मोड में रिलैक्स होके बोलते हैं तो इट विल क्रिएट डीप इंप्रेशन। इस तरह से मतलब वो समझ जाएंगे कि आपने पूरा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, और आपको अगर सही ट्रेनिंग मिलती है तो आप एक बेहतरीन जुडिशियल ऑफिसर बन सकते। तो इसीलिए उनको भी लगता है कि इसको इतना नंबर दे दो कि इसका सिलेक्शन हो जाए, एंड दैट इज द रीजन कि किसी स्टूडेंट को 85 88 तक भी नंबर आ जाता। तो ये सारी चीजें हाई स्कोरिंग के लिए अगर आपको मौका मिले तो क्रिकेट के मैच में लूज फुल टॉस पे लोग 6 भी मार देते हैं और फुल टॉस पे बोल्ड भी हो जाते हैं। तो इंटरव्यू मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक क्रिकेट, इंटरव्यू इज ऑल्सो गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। छोटी टीम से भी बड़ी टीम हार जाती है तो अच्छे स्टूडेंट भी रह जाते हैं और मीडियोकर भी सेलेक्टेड हो जाता है। एनीवे ज्यादा हो गया। और उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट इंटरव्यू के पर्पज से कंडीशनल ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता? सेक्शन 25 है, जरा पढ़ दो इसको। An interest created on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy. तो इसका कुछ इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ। Yes sir. पढ़ो।
A lets a farm to B on condition that he shall walk 100 miles in an hour. This condition. तो the 100 least- 100 माइल तो चीता की भी स्पीड नहीं होती, फास्टेस्ट एनिमल है, और वॉकिंग में कैसे 100 माइल की स्पीड हो जाएगी? तो दिस इज टोटली इम्पॉसिबल. पॉलिसी ऑफ द लॉ इज नॉट टू एक्सपेक्ट टू डू इम्पॉसिबल थिंग. तो गुड पेरेंटिंग का भी पार्ट है. कभी कभी गुड पेरेंटिंग में कि बच्चे पे ऐसा कंडीशन कि तुमको हर हालत में करना, तो वो नहीं, दैट इज नॉट, आई डोंट कंसिडर दैट ए गुड पेरेंटिंग. बच्चे पे आप प्रेशर मत दीजिए. बच्चे को केवल इतना कहिए कि गिव यू 100%, दैट्स इट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसिक्वेंसेस. मैं अपने कभी भी स्टूडेंट को कभी नहीं कहता कि यू नीड टू परफॉर्म. मैं हमेशा कहता कि बी ट्रू, बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, गिव यू 100% एंड फॉरगेट अबाउट द कंसिक्वेंसेस. तो नॉट टू कंपेल समवन टू डू इम्पॉसिबल. कंपेलिंग समवन टू डू इम्पॉसिबल थिंग क्या प्रूडेंस होगा या अत्याचार होगा? पर ये तो कॉमन सेंस है कि किसी को कंपेल कर रहे हैं कि इम्पॉसिबल थिंग को, और वही इक्विटी. ये सारी चीजें हमारे कॉमन सेंस से रिलेटेड है, एंड देयरफॉर लॉ इज नेवर मोर देन कॉमन सेंस. दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ो. A gives rupees 500 to B on condition that he shall marry A's daughter C. At the date of the transfer, C was dead. The transfer is void. तो चूंकि इम्पॉसिबल डेड हो गई तो शादी हुई, इम्पॉसिबल हो गया. सी पढ़ो. A transfers rupees 500 to B on condition that she shall murder C. The transfer is void. बिकॉज इलीगल, ऑब्जेक्ट, फॉरबिडन बाय लॉ. Yes, sir. अगला पढ़ो. A transfers rupees 500 to his niece C if she will desert her husband. The तो- transfer is void. हाँ, तो हस्बैंड को डिजर्ट करना है तो सी का तो पर्सनल चॉइस है, तो ऐसे केस में क्यों ट्रांसफर को वाइड बना दिया गया? So ये against public policy होगा. अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो सकता है, और विल नॉट इट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ वेयर मैरिज इज सैक्रामेंट. हाँ. Sacrament. तो देयर कैन बी कंडीशनल ट्रांसफर, बट व्हाट could not be a valid condition, that is explained by section 25. You can impose a condition. Transfer is act of party or what? So transfer is an act of party. Particularly ये- to talk about transfer of property act. हाँ हाँ. तो इसमें जो ट्रांसफर है, इफ ट्रांसफर में जो कंडीशन लगाया जा रहा है, इफ दोज कंडीशंस आर इम्पॉसिबल, लिख लो. द कंडीशन imposed upon transfer of a property, conditions imposed upon transfer of property number 1, if it is impossible. Number 2, Yes, sir. if it is forbidden by law. Number 3, Defeat the into the nature of defeating the provision of law. Yes, sir. Number 4, fraudulent. Yes, sir. Number 5, involving injury to person or party of other. Next, court
regards it immoral or as against public policy. तो Yes, sir. तो ऐसे ट्रांसफर क्या होंगे? Void होंगे सर. हाँ, तो इसमें अगर इलस्ट्रेशन सी पढ़ो. A transfers ₹500 to B. सी नहीं, डी को पढ़ो. A transfers ₹500 to his niece C if she will desert her husband. The transfer is void. अब उस सी ने अपने हस्बैंड को डिजर्ट नहीं किया, Yes, तो sir. उसे 500 रुपए वापिस करने पड़ेंगे या क्या करने पड़ेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है ट्रांसफर 500 रुपए वापस देने के लिए. अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हाँ सर, पूछिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्पज से. जज साहब हैं, पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब. तो ए ने बी को 500 रुपया दिया, ठीक है. कहा कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दो. यस सर. मान लो बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ दे दिया कि अपने हस्बैंड को तलाक दे दो और मेरे साथ आगे रहो. यस सर. बी ने 2 करोड़ रुपया ले लिया, यस सर. पैसा रख लिया उसने, अपने हस्बैंड को तलाक भी नहीं दिया और ए के साथ भी नहीं रहा. तो ए फाइल से सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कि 2 करोड़ रुपया. अब इसके बहुत सारे आगे उदाहरण खुल जाते हैं. क्या ये चीटिंग हुआ बी के द्वारा? बस 5-10 मिनट. चीटिंग. इसको सिंपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल करते हैं. ए ने बी को 2 करोड़ रुपया दिया, कहा कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे साथ आगे रहो. मतलब जस्ट लाइक कीप टाइप की या रखेल टाइप की. मतलब डेफिनेटली डेट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. बी ने 2 करोड़ रुपए रख लिया और अपने हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया. यस सर. तो क्या ये अनजस्ट इनरिचमेंट होगा या नहीं होगा बी के द्वारा? तो है. अनजस्ट इनरिचमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होगा या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में? वैलिड होता है सर. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं. या दिस कुड बी एग्रीमेंट. अब बी ने 2 करोड़ रुपए भी रख लिया और इसको Yes. अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया ए को. यस सर. तो क्या ए अपने 2 करोड़ रुपए को ले सकता है या नहीं ले सकता? ऑन द ग्राउंड कंटेंडिंग डेट कि ये ट्रांसफर वॉइड है. ट्रांसफर वॉइड होगा, लेकिन वो क्यों नहीं है इंटैक्ट लोग 2 करोड़ रुपए वापस लेने? कैंस अगर इंटाइटलमेंट हो उसकी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट भी तो वॉइड है सर. वाइड है तो कैन इट बी इनफोर्सिएबल? अगर उसको इंटाइटल करेंगे को तो इस तरह का एग्रीमेंट क्या उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ सर, लीगल रिकॉग्निशन हो जाएगा इसका. इस तरह के एग्रीमेंट का. हाँ 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 हाँ. तो क्या इस तरह अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया भी तुम लौटा दो क्योंकि तुमने अपने टर्म्स को पूरा नहीं किया, हाँ. will not amount enforcement of the illegal contract by the law? यस सर.
तो ये हो जाएगा। मतलब ये बड़ा डीप क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। रेमेडी क्या होगा उससे? ए ने अगर ऐसे काम किए हैं तो लेट हिम फेस द म्यूजिक। मतलब क्या इक्विटी यहाँ पे आएगा ए के लिए? इक्विटी के लिए क्लीन हैंड्स के हैंड्स ही हाँ। ये सब। हाँ, ही हिमसेल्फ इज एट फॉल्ट। यस सर। इस तरह के एग्रीमेंट के लिए वो इनकरेज कर रहा है, इंड्यूसमेंट दे रहा है, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यस सर। तो आपको वहां पे हो सकता है कंफ्यूज करें कि ट्रांसफर वाइड है तो पैसा क्यों नहीं वापस करना पड़ेगा। ट्रांसफर वाइड है और पैसा भी वापस नहीं कीजिएगा तो क्या ये अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होगा? घबराना नहीं है, वहां पर सोचना है। सर अभी आपसे पूछने से मतलब सवाल ये अनजस्ट एनरिचमेंट बात पूछने से पहले हम यही सोच रहे थे, हाँ आपने उसे पूछ दिया। हाँ, तो इसी तरीके से हाईकोर्ट के जज साहब हाँ अगर पूछते हैं तो घबराना नहीं है, पूछते हैं तो खुश होना, क्योंकि आपने अपना बेसिक पार कर लिया है। मतलब आपकी स्कैनिंग इसलिए हो रही है कि आपको कितने अच्छे नंबर मिला। ये कैसा है क्वेश्चन? तगड़ा क्वेश्चन। हाँ पहला पार्ट तो ठीक है, हाँ ट्रांसफर वर्ड। हाँ। दूसरा सब पार्ट है ये तो बहुत एप्लीकेशन मतलब है ना कि अगर मान लीजिए कि ऐसे उदाहरण से पूछा जाए तो नॉर्मली अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, थिंकिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है, दिस इज द पावर ऑफ द लॉजिक। यस सर। अगर मान लीजिए ए ने बी को पैसा दिया, अनजस्ट इनरिचमेंट पे अगर जाते हैं तो आप ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज हिट बाय सेक्शन 10 एंड 23 आप उसको इन्फोर्स करने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कुड ओनली बी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज एग्रीमेंट विच कुड बी इन्फोर्स बाय द लॉ। यस सर। आपको पैसा वापस दिलाने के लिए पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा करना पड़ेगा ना। हाँ You are making a void contract into a valid contract. बगैर कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा किए क्या ये इंटाइटल हो सकता है अपने पैसे के लिए? नहीं सर। तो इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनफोर्सिएबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आंसर सच क्वेश्चंस। हम लोगों ने तो सिंपली पढ़ लिया किताबों से कि एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो व्हाट इज स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ इनफोर्सिएबिलिटी वो हमने यहाँ पे समझाया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25। गॉट इट? यस सर। और TPA was enacted to conclude the Contract Act. TPA is extension of the Contract Act. तो अब थोड़ा बाकी स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहा है,